Hello, Bachcho. Welcome to Pragya Education, and today we are going to discuss the previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance. So let's begin with the question number one. The question number one says frequency of recombination between the gene pairs. Okay, on same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was first time used by. ठीक है, कह रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की जीन पेयर्स के बीच में जो कि एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, बेसिकली वो रिकॉम्बिनेशन की डिस्टेंस की होती है। तो जीन मैपिंग के लिए किसने यूज करा था पहली बार? ऑप्शन हमारे पास है सटन एंड बोवेरी, इनका रिलेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के प्रपोजल से। एल्फर्ड स्टुर्टवेंट, हाँ ये आंसर है क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे। एक्चुअली ही वाज द कलीग और स्टूडेंट ऑफ द थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी का यूज करा था या फिर जीन मैपिंग को इन्होंने बताया। हैंकिंग का रोल आपका एक्स क्रोमोसोम में है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखी थी इंसेक्ट में, और उसमें देखा था हाफ ऑफ द मेल sperm have X chromosome and or X bodies and half does not have. थॉमस एंड मॉर्गन, इनके आपका बेसिकली एक्स लिंक इनहेरिटेंस से, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से, लिंकेज से इनका रिलेशन है, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा एल्फर्ड स्टुर्टवेंट। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या है? देखिए ये टेक्निक है डीएनए या जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो हम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, हमें मालूम है कि दो टेक्निक का इस्तेमाल करा गया था। एक थी ईएसटी, दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। ईएसटी में वो ही जीन को सीक्वेंस करा जाता है जो कि एक्सप्रेस होते हैं एज आरएनए, नाम ही उसका एक्सप्रेस, ठीक है। और सीक्वेंस एनोटेशन एक ब्लाइंड अप्रोच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, चाहे वो नॉन कोडिंग पार्ट हो चाहे कोडिंग पार्ट हो, पूरा का पूरा डीएनए को सीक्वेंस करेंगे। ईएसटी में मेनली क्या होगा, वो ही जीन का सीक्वेंसिंग करेंगे या वो ही डीएनए का सीक्वेंसिंग करोगे आप, जो कि एक्सप्रेस हो रहा हो आरएनए में। करेक्ट आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। एक सर्च चल रही थी जेनेटिक मटेरियल क्या है, बहुत सारे लोग प्रोटीन समझ रहे थे। उस इनके एक्सपेरिमेंट के बाद कोई आवाज ही नहीं उठी, इसलिए इसको कहा जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए का प्रूफ दे दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। किसने करा था? ये करा था बच्चों हर्शे एंड चेज, मार्था चेज, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था, बैक्टीरियोफेज को लेबल्ड करा था प्रोटीन को बाय द सल्फर S35 और डीएनए को बाय द फास्फोरस P32, और रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करी थी। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो रेडियो एक्टिविटी जो फास्फोरस की देखने को मिली थी वो सुपर नेटेंट में ना देखने के बजाय पैलेट में दिखी। तो समझ में आ गया कि डीएनए ही सेल के अंदर गया है और यही आपका जेनेटिक प्रूफ है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ आपका हर चीज के एक्सपेरिमेंट से आ गया। ये सब सवाल जो बच्चे चल रहे हैं 2023 के। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, ठीक है। आप गौर से देखें तो फर्स्ट का रोल कहां पर है? इन द फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, बस इसको दिमाग में रखेंगे सब हो गया। सेकंड का रोल है एचएनआरएनए में, जो कि प्रिकर्सर किसका है? एमआरएनए का। थर्ड का रोल टीआर, ठीक है, एज वेल एज 5 एसआरआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो हालांकि उसमें 28 एसआरएनए है, आरआरएनए जो भी है, मगर उसमें मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका क्या बना था? टीआरएनए। जहां टीआरएनए दिख जाए वहीं पर आप थोड़ा सा गौर करके लगा, ठीक है। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा वो ये बना, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वो ये बना, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वो ये बनाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आते हैं। फर्स्ट आपका आरआरएनए का मेनली बनाता है,
ठीक है, 28 एस आर आर एन ए, 18 एस आर आर एन ए, 5.8 एस आर आर एन ए। ठीक है, थर्ड सेकंड वाला एच एन आर एन ए, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए। और थर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। थर्ड के बारे में पूछ रहा है वो। 2022 में सवाल आया है, चलिए बढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि इन एन इकोलाई स्ट्रेन, एक इकोलाई स्ट्रेन में आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। अच्छा भाई, आई जीन हो गया म्यूटेट, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड विद इंड्यूसर। ओके, if the growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? ठीक है भाई, अब देखिए लैक ओपरॉन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद रहेगा कि लैक ओपरॉन में क्या होता है। ओपरॉन इज यूनिट ऑफ अ डीएनए, जिसमें आपके जीन्स होते हैं, प्रमोटर हो गया, सॉरी, फिर उसके बाद आपका रेगुलेटर हो गया, आई से लिखा जाएगा, फिर आपका अगेन प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर आपके स्ट्रक्चर जीन्स दैट बाई ए। देखिए क्या होता, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, है ना, आई पे जाएगा, आई क्या बनाएगा, ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। बिफोर दिस देयर विल बी रिप्रेसर एमआरएनए। ये रिप्रेसर प्रोटीन फौरन जाके किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से, ठीक है, और ये पूरा ऑफ हो जाएगा। दैट इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दैट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, नॉर्मल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या करा, इंड्यूसर डाल दिया यहाँ पर। इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, इसको मैं मान रहा हूँ लैक्टोज ना, तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज क्या काम करते हैं, दे बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, और इसको बाइंड नहीं करने देते हैं किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाती है, जेड वाई ए आप पे ट्रांसफर करते हैं। अब चलते हैं सवाल की। सवाल कह रहा है कि आई जीन हो गया म्यूटेट, और इसका जो प्रोडक्ट यानी कि ये रिप्रेसर प्रोटीन ब्लैक वाला, आरपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये बाइंड नहीं कर सकता इंड्यूसर से। जब ये बाइंड नहीं कर सकता इंड्यूसर से, सीधे जाएगा कहां पर, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर के पास जाने का मतलब क्या है कि जेड वाई ए ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। बात समझ में आई, जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसक्राइब। ट्रांसलेशन की बात तो दूर है, ये ट्रांसक्राइब ही नहीं होने देगा, समझे। देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेड वाई ए। ठीक है, तो बंद कर दो। ऑपरेटर पे रिप्रेसर का आने का मतलब क्या है, यही मतलब है कि आप आगे नहीं जा सकते। आरएनए पॉलीमरेज के लिए बिल्कुल मना हो जाता है कि आप आगे नहीं जा पाएंगे। आंसर हो जाएगा जेड वाई ए जीन विल, तो विल भी लिखा है, तो इसको कैसे करें, तो हमारे पास है। अच्छा, तो जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, ये भी बात सही है। अगला पढ़ लेते हैं फिर भी। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन, तो मतलब नहीं इसका, एंड ओनली दैट जीन विल, नहीं ठीक है भाई, हमारा क्या होगा, आउटकम तो ये होगा कि जेड वाई ए विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है अभी। Alright, if the length of a DNA molecule is 1.1 meter, then what will be the approximately number of the base pair? देखो नॉर्मली जो लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसका होता है 2.2 मीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ बेस पेयर। बेस पेयर का नंबर कैसे निकालें, फिर एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डीएनए एलओडी इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसका, बिटवीन बेस पेयर। ठीक है, अब ये कितना होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर हमसे पूछ रहा है। ओके, अब डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 इंटू 10, या फिर इसको कह दो 10⁻⁹ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर दें, आसान कर दे रहे हैं, और आपके लिए इसको मिटा देते हैं, 0.34 नैनोमीटर कर दो इसको। ठीक, और डीएनए की लेंथ कितनी है, 1.1, तो 1.1 मीटर को नैनोमीटर बदल दो, कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर। ओके, अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 1.1 इंटू 10⁻10 अपॉन 0.34, कितना आ जाएगा, है ना,
लगभग लगभग अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, वैसे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि देखो 2.2 मीटर का होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और 1.1 का कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ हाफ हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेनेटिस्ट, ओके, जो कि जेनेटिक्स को करते हैं, यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म followed by assignment of function of different segment, then the methodology adopted। ठीक है, सिंपल सी बात, इतनी लंबी बात क्या कह रहा है? ठीक, कह रहा है जो ब्लाइंड अप्रोच यूज करते हैं सीक्वेंस करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो उसका नाम क्या है? कुल मिला के इतनी सारी बातों में सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि उसको कहते क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। क्या कहलाता है बच्चों? सीक्वेंस एनोटेशन। उसको बोलते हैं बच्चा सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, करेक्ट आंसर विल बी डी। ऑलराइट, अगला है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगन्स एज सून एज। जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का mRNA का प्रोटीन में बदलने का, वो कब होता है? देखो मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन के लिए एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए बहुत जरूरी है। एक्टिवेशन हो जाएगा टीआरएनए का, मतलब क्या है कि टीआरएनए आपका चार्ज हो जाएगा। बेसिकली अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, देन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये 3 स्टेप हैं, इसी के बाद आपका इनिशिएशन होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है द लार्जर सब यूनिट एनकाउंटर द mRNA। बात तो सही है, फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ द सब यूनिट टू ज्वाइन विद mRNA। आगे देखते हैं, the tRNA is activated and the larger subunit of the ribosome encounter mRNA। ठीक, करेक्ट आंसर आपको यही होगा, क्योंकि tRNA का एक्टिवेशन होना जरूरी है फॉर द ट्रांसलेशन टू बिगिन। जैसे ही tRNA एक्टिव हो गया, लार्जर सब यूनिट आपकी राइबोसोम से एनकाउंटर कर गई। ठीक है, जैसे ही आपका सॉरी mRNA से एनकाउंटर करके चिपक गई उसके साथ, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। Read the following statement and choose the set of correct statement। यूक्रोमेटिन is loosely packed chromatin, बिल्कुल सही बात है, और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये बात गलत है। स्टोन ऑक्टामेर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बिल्कुल सही बात है। स्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पे नेगेटिव। स्टोन्स आर रिच इन आर्जिनिन लाइसिन, ये भी बात सही है। A typical nucleosome contains 400 base pair of DNA। नहीं भाई, आपके कितने होते हैं? 200 पेयर। तो हमारा कौन सा सही है? ए, सी और डी। ऑप्शन में कहा है? पहला ही ऑप्शन है, ए, सी एंड डी ओनली आर द करेक्ट वन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस बनता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से आपका दो चीजें करी जा सकती है, एक तो जीन मैपिंग करा जा सकता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए बीएनटीआर का आपने सुना होगा, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शुरू होता है। जेनेटिक मैपिंग में हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा उनका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टोन के लिए गलत है? स्टोन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल सही बात है। स्टोन पे होता ही पॉजिटिव चार्ज है। स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3 और H4 इंटू 2 करोगे, दो दो सब दो होते हैं, पेयर में होते हैं, 8 मॉलिक्यूल होते हैं, फिर स्टोन ऑक्टामेर बन जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइटली बेसिक नॉट एसिडिक, तो ये हो गया हमारा, भरत पकड़ लिया हमने, है ना। तो पीएच ऑफ स्टोन कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है, ना कि एसिडिक। स्टोन आर रिच इन अमाइनो, फिर से वही वाली बात। तो ठीक है भाई, ये तो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ठीक है, द पीएच ऑफ स्टोन इज व्हाट?
स्लाइटली एसिडिक, ये इनकरेक्ट है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट बताना, तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट बताना। चलिए आगे समझते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि विच इज ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in protein। ठीक है भाई, ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, दोनों में ये तीन स्टेप तो होंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसलेशन। अब प्रोकैरियोट में क्या होता है कि वहां पर एक ही एंजाइम लगता है फॉर दिस इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि वो जो आरएनए पॉलीमरेज, आप देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आरएनए का बनना। आरएनए बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। पर आरएनए पॉलीमरेज बनेगा कैसे? डीएनए से। तो डीएनए पे डिपेंड होना पड़ेगा आरएनए को। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर हो जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ट्रांसक्रिप्शन की बात होता है। और ये भी ध्यान रखना, इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ चलते हैं। ओके, which of the following RNAs are not required for the synthesis of protein? देखो बच्चों, mRNA, tRNA, rRNA तीनों की जरूरत पड़ती है। mRNA पे तो कोड ही होता है, सारे कोड्स mRNA पास है। tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा, एक्टिवेट हो गया। rRNA राइबोसोम में होता है। ठीक है, बचा कौन? siRNA, है ना। ये जीन साइलेंसिंग के काम आता है ना। ये आपने पढ़ा होगा बायोटेक वाले चैप्टर में, ये जीन साइलेंसिंग का काम आता है, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होती। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए, siRNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Okay, if the adenine make 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? देखो बच्चा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको 10 सेकंड भी लगाना चाहिए। देखो एडेनिन कितना दिया इसने? 30% ऑफ द डीएनए। तो थायमिन कितना हो गया? 30%, बिकॉज ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी। ठीक है, बिकॉज ए किससे बाइंड करेगा? टी से बाइंड करेगा। ठीक है बेटा, ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी। तो ए हो गया 30, तो टी हो गया 30। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन तो डी है ही, मगर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाकी ग्वानिन, अगर सिर्फ ये ग्वानिन पूछता है ना, तो आप कैसे निकालते? सिर्फ साइटोसिन पूछता तो देखो बेटा, होता क्या है, अगर इसने ए दिया है और आपसे जी या सी पूछा है, मान लीजिए इसने ए दिया 30%, जी या सी पूछा, तो क्या करोगे आप? 50 में से माइनस करोगे, आंसर कितना है? 20। ठीक है, 20%। ठीक, अगर मान लो हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, यहाँ पर ए दिया है 70%, है ना, और ये जी या सी पूछ रहा है, कुल मिला के अगर दोनों भाई जी या सी पूछ रहा है, तो क्या कैसे करोगे आप? ए में को 50 है, आपको 17 है, 50 के क्या करो? माइनस करो 70, कितना बचा? 30। तो इस तरीके से क्विकली आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। ये तो नंबर बनाने वाले सवाल होते हैं। 4 नंबर खा जाओ ऐसे खा जाओ, निकल 4 नंबर। चलो अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई आइडेंटिफाई करो, कौन करेक्ट? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा भाई, ये भी गलत है, ये यूकैरियोट में पाया जाता है। इन कैपिंग द मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। भाई कैप पहनाओगे 5 प्राइम पे पहनाओगे, 3 प्राइम तो उसकी टेल है। ठीक है, टेलिंग होता है यहाँ पर आपका 3 प्राइम पे, जो पॉलीएडेनाइलेशन होता है 200 एसिडी। अगला क्या है? द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर सही है भाई। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा? रो फैक्टर के साथ। जब तक ये रो फैक्टर नहीं आएगा तब तक आपका टर्मिनेशन नहीं होगा। तो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए चौथा भी पढ़ लेते। कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड इनटू, टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है। ठीक है, हालांकि बनता बिल्कुल हूबहू किसकी तरह है? सामने कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। Which of the what is the role of RNA polymerase third in the process of transcription? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था भाई आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल क्या है। देखिए 2021 में भी आए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों करते रहने चाहिए। आप देखो रिपीटेशन इतना हो जाता है ना कि नंबर मिल ही जाते हैं, अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। हमेशा फोकस ऑन पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर करो, खत्म हो जाएगी बात, पता लग जाएगा आपको कितना आता है, आप कितने पानी में, है ना। चलिए अब इसको सवाल का जवाब दे दें, आप ही दे दें, पिछले समझाया भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या करेगा, ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा 5s-RNA को करेगा एंड SNRNA को करेगा, ठीक है। थर्ड, ये किसका रोल है, आरआरएनए का फर्स्ट का, और ये किसका रोल है, एमआरएनए का सेकेंड का, ठीक है। ये तो हमने बताया कि थर्ड का है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ए पीसीआर। पीसीआर बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको करा इसलिए जाता है अगर मान लीजिए, अगर क्या सैंपल का साइज लो होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कराना है, तो डीएनए को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बिलियन ऑफ कॉपीज बनाए जाते हैं। छोटा सा भी थोड़ा सा होगा ना, माइक्रोग्राम पिकोग्राम में भी होगा डीएनए, तो उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है कि 3 स्टेप लिया था। पहले तो डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड, उसको क्या करोगे, दोनों स्ट्रैंड को खोल दो, उस स्टेप को अब करना है डीनेचुरेशन। ये होता है 92 से लेकर 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला स्टेप क्या होता है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या करते हैं, टेम्परेचर को आप लो लेके आते हैं, 54 से लेकर 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं। एनिलिंग का मतलब जोड़ना। जोड़ोगे किसको, आप यहाँ आरएनए प्राइमर जोड़ते है ना, या प्राइमर जोड़ते हैं। यहाँ तो आरएनए प्राइमर तो नहीं, यहाँ प्राइमर कह सकते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर, 2 प्राइमर लग जाते हैं, ठीक। अब एनिलिंग के बाद जैसे ही एक्सटेंशन के स्टेप में जा रहे होते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम डालते हो जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। एक्सटेंशन होता है बेटा आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये टेम्परेचर होता है, ठीक। अब एक्सटेंशन में क्या होता है, कॉपीज डबल हो जाती है, ठीक है। आती है टैग डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस शुरू कर देता है, ठीक है। अब आपको मालूम है टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्मोसाइक्वर्टेकस निकाला गया था, वो थर्मोस्टेबल है, हीट को बर्दाश्त कर सकता है, वरना तो कैसे करेगा, ठीक। अब इसका क्या सीक्वेंस होगा, DAE डाई, है ना। ये कहां पर है, DAE डीलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर बी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर पे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पीसीआर पे था और ये भी क्वेश्चन पीसीआर पे, ठीक है भाई। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, देखो पहला जो ऑप्शन कह रहा है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, कर सकता है भाई, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकता है, करता है, कर सकता नहीं, करता है। जीन एम्प्लीफिकेशन वो तो इसका मेन है। आइसोलेशन ये तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, इसमें पीसीआर का रोल नहीं होता। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। इट इज नॉट द रोल ऑफ पीसीआर। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ये कहता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वन डायरेक्शन में, डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको आप रेप्लिकेशन करोगे, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसको आप ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। ए पूछ रहा है, ए रेप्लिकेशन हुआ, ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, क्या बना, डीएनए। बी पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या लिखा है, डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। सी और डी दोनों पूछ रहा है, सी मतलब क्या हो रहा होगा, डी बन जाए, सी ट्रांसलेशन हो रहा होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ए बी, ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर होगा। ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी प्रोटीन। ओके, डी आंसर होगा। ओके चलो फिर से वही सवाल देखो रिपीट हो गया, सेम सवाल आ रहे हैं और ये सब एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। If the distance between the two consecutive base pair is 0.34 नैनोमीटर, टोटल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, और इसमें इन्होंने दिया है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर दे दिया। लेंथ ऑफ डीएनए पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डीएनए में आप फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, ठीक है, लगा लो भाई फॉर्मूला, ठीक है। आप लगा लेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, वैसे मतलब 2.2 मीटर, कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर। ओके, करेक्ट आंसर बिल्कुल 2.2 मीटर।
अभी पहले सॉल्व कर चुके हैं, वैसे दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। नैनोमीटर का मीटर में बदलना है बस, उसके बाद आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। -9 कर दो। Name the enzyme that facilitate the opening of DNA helix during transcription. उस एंजाइम का नाम बताएं जो कि क्या करता है, डीएनए की ओपनिंग कराता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। चलिए भाई, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे पूछ रहा है ये, ओके, नॉट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। चलिए, अब डीएनए हेलिकेज यूज होता है रेप्लिकेशन में, डीएनए लाइगेज यूज होता है रेप्लिकेशन में, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है रेप्लिकेशन में। कौन यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में? बच गया हमारा एंजाइम एक ही, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा डीएनए के और ओपनिंग करा देगा डीएनए हेलिक्स। ओके, करेक्ट आंसर विल बी आरएनए पॉलीमरेज। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। हाँ, और ये सवाल बायोटेक में आना चाहिए था, खैर बता दे रहे हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है किसी भी डीएनए की ओरी साइड, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जहां पे आपका एंडर न्यूक्लियस कट करता है, रीड करने के बाद थोड़ा सा दूर से रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जो कि एंडर न्यूक्लियस एंजाइम रीड करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ओरी साइट हो जाएगा। ये ओरी साइट ही होती है, डिसाइड करती है कितने कॉपी नंबर होते हैं। Alright. Next question. The first phase of translation is, चलिए भाई वही सवाल है, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए से क्या मतलब, ठीक, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन। भाई एंटीकोडॉन तो बहुत बाद में होगा, पहले क्या होगा, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, इसको हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड टू द टीआरएनए, loading of amino acid to tRNA is known as amino acylation of tRNA। तो ये आंसर हो जाएगा, पहला तो इजी है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड देन चार्जिंग ऑफ tRNA। Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? ये हमारा रीडिंग फ्रेम दिखा, कह रहे हैं कौन सी कंडीशन में इनमें कोई चेंज नहीं आएगा रीड करने में। चलो भाई देख लेते हैं। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम द फिफ्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है हमारे पास, ठीक है भाई। डिलीशन कर दूं मैं जी का। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि जो कोडॉन होंगे वो रीड कैसे करे जाएंगे, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। तो रीड करना शुरू करें जरा, AAC ACG। अब ACG रीड होने का मतलब क्या है, चलिए GGU CUU एंड UU, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। आखिर में कितने बजे, 2, तो ये तो चेंज लेके आ जाएगा, ठीक, क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। तो ये आंसर के पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इंसर्शन ऑफ A and G एट द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, ठीक है भाई। फोर्थ पे इन्होंने एक और ए जोड़ दिया और एक और जी जोड़ दिया। देखिए, दो कोडॉन दो बेसिस जोड़ने से काम नहीं चलेगा। इनको अगर कोई चेंज नहीं कराना है तो कम से कम 3 बेस तो जोड़ो। तो मैं पहले ही इसको रॉन्ग कर दे रहा हूँ, तो 3 बेस जोड़ोगे वो तभी कोडॉन बनेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आप कुछ भी लगा लो, चाहे ए लगा लो, दुनिया का कोई भी बेस लगा दो, इट विल चेंज द रीडिंग फ्रेम। बिल्कुल सही बात। अगला, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7 8 9, कर दो भाई डिलीट, जी को हटा दो, जी को हटा दो, यू को हटा दो, ठीक। अब जरा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा सारी इंक, जिससे कि आपके समझ में आता है, क्योंकि आंसर है बेटा यही, ठीक है। डिलीट किसको करना है, GGU को, ठीक। अब GGU को मैं डिलीट कर दूंगा, मेरी रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ट्रिपलेट्स ये रीड कर लिया, फिर ट्रिपलेट्स ये रीड कर, ट्रिपलेट्स ये रीड कर लिया, ट्रिपलेट्स कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अदरवाइज क्या हो रहा था कि किसी एक को ऐड करोगे या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम पर गलत हो जाएगा, बड़ा जाएगा, रीडिंग नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। प्यूरीज हलवा सवाल,
फाउंड बोथ इन आरएनए एंड डीएनए आर। देखो प्यूरिन है आपका एडेनिन ग्वानिन और ये दोनों में ही पाया जाता है, तो हम आंसर लिखेंगे बेटा एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? कौन सी प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड की जिससे कि हम इंसुलिन बना पाते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ओके, डीएनए जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट नहीं भाई, डीएनए कोड इज नियर टू यूनिवर्सल। बिल्कुल सही। जेनेटिक कोड अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और कुछ प्रोटोजोन को छोड़ के नियरली यूनिवर्सल है, तो हमें कोई परेशानी आती नहीं है। हमें ये पता है कि एयूजी मिथ्योनिन को कोड करेगा करेगा, जीएजी वेलिन को करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता है, तो जब कोड हमें पता होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपने तरीके के जीन डाल के या उनके अंदर से कुछ सिंथेसाइज करा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे बी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच सेलेक्ट करो। एलेक्स जेफरी, इनका तो गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। मिसेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, ये आपका बेसिकली सेमी कंसर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में इनका प्रूफ दिया है। हर्शियन चेज अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए। जैकब एंड मनॉट लेकोब्रॉन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो गया हमारा मैच। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से पूछ रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए बता देते हैं इनको। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, मॉर्गन ने करा था, गलत हो गया ये। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं भी ट्रांसक्रिप्शन में करते हैं। जो स्प्लाइसिंग होती है ना, इंट्रॉन को निकालना एक्सॉन को छोड़ना, वो स्प्लाइसियोसोम का काम है। पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था आर.सी. पुन्नेट। बेटा मुझे फुल तो याद नहीं है इनका क्या नाम है, मगर ये हाँ आर.सी. पुन्नेट ही थे, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको बताया था। करेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, नहीं है, गलत आंसर है। तो फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी छपी पड़ी। Came from the experiment of Hershey and Chase, Hershey and Martha Chase, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, तो मैंने सारे नीली 2017 से लिए आपको आइडिया दिलाया कि देखो बच्चों इतना टफ पेपर आ नहीं रहा है और ना ही आएगा। मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज इवोल्यूशन, इनमें आप एनसीईआरटी पे जितना फोकस कर दोगे, जितने बेसिक क्लियर कर दोगे अपना, उतना आसान पेपर हो जाएगा। 11th क्लास की फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन काफी भर भर के आते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ऑफ द प्लांट किंगडम, और उसी के लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। ओके बच्चा, टिल देन बाय बाय।